गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है वो अपने जेईई मेंस, एडवांस, नीट इन एग्जाम के लिए काफी स्कोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट या घुमा फिरा करके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हो और साथ में फॉर्मूलेस को भी अच्छे से याद किया हो तो इसके क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से तुम कर सकते हो। तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट से पढ़ना और जब भी तुम रिवाइज़ करोगे तो इस मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट को अच्छे से थोड़ा-सा रिवाइज़ करना, है ना? स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है ना? जो मॉडर्न फिजिक्स 1 है उसको एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं और मॉडर्न फिजिक्स 2 है उसको न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। है ना? तो वही अभी हम अभी मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे, मतलब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे। और ध्यान रखना कि मॉडर्न फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम एटम की स्टडी करते हैं ना। मॉडर्न फिजिक्स जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम एटम की स्टडी करते हैं और एटम में भी मेनली एटम के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं, तो इस न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पूरे एटम की स्टडी नहीं करेंगे, एटम के बीच में जो छोटा-सा न्यूक्लियस होता है उसी की स्टडी करेंगे, है ना? तो ध्यान रखना, मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट है, एटॉमिक फिजिक्स में पूरे एटम की या मेनली न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स सेकंड मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पूरे एटम की नहीं, एटम के बीच में जो छोटा-सा न्यूक्लियस होता है उसी की स्टडी करते हैं। चलो बच्चों मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लाइट वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एक बार देख लेते हैं, है ना? तो चलो मान लेते हैं कि कोई सनलाइट या चलो मान लेते हैं कि टॉर्च से हम कोई लाइट गिरा रहे हैं। ये तो ध्यान रखना कि लाइट को अगर ऊपर-ऊपर से देखें मतलब सुपरफिशियल लेवल पर देखें, तब तो लाइट रेज़ की फॉर्म में होती है, मतलब किरणों के रूप में होती है। लेकिन अगर लाइट को अगर बहुत, है ना? लाइट को अगर बहुत माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें, तो एक्चुअली जो लाइट होती है वो भी एक टाइप की वेव होती है। और ध्यान रखना कि लाइट किस टाइप की वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट करते हैं। है, तो ये ध्यान रखना कि लाइट को माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें तो लाइट भी एक टाइप की वेव होती है। और लाइट किस टाइप की वेव होती है, लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो देखो, बाकी वेव के सिमिलर है ना, जो स्ट्रिंग वेव होती है, साउंड वेव होती है, इस टाइप से है ना, बाकी वेव के सिमिलर जो लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी भी वेव स्पीड भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी और वेवलेंथ भी होगा। है, तो ध्यान रखना कि बाकी वेव के सिमिलर लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी वेव वेलोसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ होगा। तो ये हमको पता है ना, ये तुमको पता होगा कि लाइट वेव की जो वेव वेलोसिटी होती है, वेव स्पीड होती है, उसको हम v की जगह c से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ऑप्टिक्स में बताया था कि लाइट वेव की जो वेव वेलोसिटी होती है, वेव स्पीड होती है, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर लाइट वेव एयर या वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यही लाइट वेव किसी ग्लास वाटर जैसे किसी और मीडियम में ट्रैवल करे, तो स्पीड 3 × 10⁸ या n उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? तो लाइट वेव की जो वेव वेलोसिटी है, वेव स्पीड होती है, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको f की जगह न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लाइट वेव का जो वेवलेंथ होता है उसको लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना कि बाकी वेव के सिमिलर लाइट वेव की भी वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है। और हमको पता है ना, हमको पता है कि बाकी वेव के लिए वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? v = f लैम्ब्डा। तो वैसे ही लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में वही रिलेशन होगा, v = f लैम्ब्डा। लेकिन हमको पता है कि लाइट वेव की जो वेव स्पीड होती है उसको v की जगह c से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको f की जगह न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू लैम्ब्डा। तो v = f लैम्ब्डा की जगह c = न्यू लैम्ब्डा बोल देंगे।
चलो चाहो तो लैम्डा को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? चाहो तो लैम्डा को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उधर ट्रांसफर करोगे तो लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? सी ओपन लैम्डा ये हो जाएगी, है ना? तो चलो इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं ना, तो जो मान लेते हैं कि बहुत टाइप की लाइट रेज है ना, जैसे कि माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इस टाइप से बहुत सारी लाइट रेज हैं और सब एयर में ट्रैवल कर रही है। तो हमको पता है कि अलग-अलग टाइप की लाइट रेज एक ही मीडियम में ट्रैवल करें, मतलब एयर में ट्रैवल करें तो सबकी स्पीड तो सेम होगी और एयर में इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो बोल सकते हैं कि माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, इस टाइप से सारी टाइप की लाइट एयर में ट्रैवल करें, एक ही मीडियम में ट्रैवल करें तो अ, हर लाइट वेव की स्पीड तो सेम होगी। और बताओ, है ना? सेम मीडियम में सारी लाइट रेज की स्पीड सेम होगी। तो तब स्पीड सेम होगी तो लाइट रेज या लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो लाइट के वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि अलग-अलग टाइप की जो लाइट रेज़ हैं, वो सेम मीडियम में ट्रैवल करें तो उनकी स्पीड तो सेम होगी। स्पीड सेम होगी तो फिर इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। ये सारी लाइट रेज़ सेम मीडियम में ट्रैवल करें तो लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिस लाइट रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। तो आगे तुम पढ़ोगे कि नेचर में जितने भी टाइप की लाइट है उसमें जो रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और जो गामा रेज़ है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। देखो बच्चों, अभी हमने लाइट वेव के बारे में थोड़ा-सा देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मॉडर्न फिजिक्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट को पढ़ते हैं, मतलब प्लैंक्स लॉ को पढ़ते हैं। और तुम मान के चलना कि मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्टिंग इस प्लैंक के लॉ से ही हुई थी, है ना? तो ये प्लैंक्स लॉ क्या होता है वो देखते हैं। है, तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई सनलाइट है या टॉर्च से हम कोई लाइट गिरा रहे हैं। तो मैंने तुमको, है ना? मैंने तुमको पहले ही बताया था कि लाइट को अगर बिल्कुल ऊपर-ऊपर से हम तो सुपरफिशियल लेवल पर देखें, तब तो लाइट रेज़ की फॉर्म में होती है। उसके बाद लाइट को अगर थोड़ा-सा माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें, तो लाइट एक्चुअली वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है। लेकिन, है ना? लेकिन अगर लाइट को और गहराई में देखें, है ना? लाइट को अगर और गहराई में जाकर देखें, मतलब और माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें, तो एक्चुअली ये लाइट की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी के बहुत छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है ना? तो ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना कि लाइट को अगर, है ना? लाइट को अगर बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें तो एक्चुअली लाइट की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है और एनर्जी के जो छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं उसको फोटॉन्स बोलते हैं ना। और इसकी खोज पहले प्लैंक्स ने की थी, है ना? तो ध्यान रखना है। ध्यान रखना कि प्लैंक के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी लाइट एनर्जी होती है वो एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है और एनर्जी के इन छोटे-छोटे पैकेट्स को फोटॉन बोलते हैं, है ना? और ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कि प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? E = h न्यू। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है? तो ये ध्यान रखना कि जो भी लाइट एनर्जी होती है छोटे-छोटे एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में होती है जिसको फोटॉन बोलते हैं और किसी भी लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो उस लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? E = h न्यू, जहाँ न्यू तो लाइट की फ्रीक्वेंसी और h एक h एक कांस्टेंट होता है जिसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। और ये तुमको पता होगा या तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? ऑलमोस्ट 6.67 into 10⁻34 यूनिट। तो तुम खुद देख सकते हो, जूल इंटू सेकेंड। या बताओ, ये जो 6.67 है इसको फ्रैक्शन में ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं? 20/3। तो ध्यान रखना, एच एक कांस्टेंट होता है, इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 या फ्रैक्शन में 20/3 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड ये बोलते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना।
कि लाइट एनर्जी जो होती है वो एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिसको फोटॉन बोलते हैं और किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है E इक्वल टू एच न्यू। तो देखो ये तो फोटॉन की है ना, ये तो फोटॉन की एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ गई। लेकिन चलो एक बार फोटॉन की एनर्जी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करते हैं ना, तो मैंने अभी बताया था, है ना? मैंने अभी बताया था कि लाइट वेव की वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? v इक्वल टू एफ लैम्डा के सिमिलर c इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा को उधर ट्रांसफर कर लो तो लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? c बाय लैम्डा, है ना? तो फोटॉन की एनर्जी वेवलेंथ की फॉर्म में लिखनी है ना, तो उसके लिए ना, उसके लिए लाइट की जो फ्रीक्वेंसी न्यू है उसको खोल करके क्या लिख सकते हैं? c बाय लैम्डा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी वेवलेंथ की फॉर्म में कितनी हो गई? hc बाय लैम्डा। तो समझते हो कि दोनों का मीनिंग सेम ही है ना? तो अच्छे ध्यान था, है ना? आगे कंपैरेटिवली याद रखना, ये ध्यान रखना कि लाइट एनर्जी छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, इसको फोटॉन बोलते हैं और डायरेक्ट याद रखना कि अ, किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो उसके एक फोटॉन की ऊर्जा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में तो E इक्वल टू एच न्यू होती है या एक फोटॉन की ऊर्जा वेवलेंथ की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? hc बाय लैम्डा। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं, है ना? तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ एक फोटॉन की एनर्जी E इक्वल टू एच होती है ना, मतलब बोल सकते हैं कि बताओ फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के तो प्रोपोर्शन होती है और फोटॉन की एनर्जी को hc बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि लाइट के एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है ना। तो ये बोल सकते हैं, है ना? ये कह सकते हैं कि लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी E इक्वल टू hν hc बाय लैम्डा। तो इससे बोल सकते हैं कि लाइट के फोटॉन की जो एनर्जी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के तो प्रोपोर्शन होती है, मतलब वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है ना? तो बोल सकते हैं कि जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा हो, वो तो यहाँ भी देख चुके हैं ना। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना? कंफर्म बोल सकते हैं कि रेडियो वेव जैसी जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसके एक फोटॉन की एनर्जी भी कम होगी, मतलब लाइट कम खतरनाक होगी, है ना? और ऐसे ही बताओ कि किसी लाइट का वेवलेंथ कम हो, तो वो तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसके एक फोटॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी और एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि वो लाइट खतरनाक होगी, है ना? ये बोल सकते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने तुमको बताया था कि नेचर में बहुत टाइप की लाइट होती है, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जैसे कि रेडियो वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, गामा रेज़। इस तरह से मैंने बताया था कि नेचर में बहुत टाइप की लाइट या बहुत टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लेकिन इन्फॉर्म है ना, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ध्यान रखा कि सारी टाइप की लाइट्स में से ये जो रेडियो वेव्स होती हैं उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो इसकी एक फोटोन की एनर्जी भी सबसे कम होगी, है ना? और रेडियो वेव के हर एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है, तो अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि रेडियो वेव जो होती है वो सबसे कम खतरनाक होती है, सबसे कम हानिकारक होती है ना। इसलिए ना इसलिए मोबाइल की जो रेडियो वेव्स हैं, वो अपनी बॉडी पर गिरे तो अपनी बॉडी को कोई खास नुकसान नहीं होता है ना। ऐसे ही हुँ, है ना? ऐसे आगे ये भी ध्यान रखना कि नेचर में जितनी भी टाइप की लाइट्स होती हैं, उसमें जो गामा रेज़ होती हैं, उनका वेवलेंथ सबसे कम होता है और वेवलेंथ सबसे कम होगा तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो इसके हर एक फोटॉन की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और है ना? और बताओ ये बताओ गामा रेज़ के हर एक फोटॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि गामा रेज़ सबसे खतरनाक होती हैं, है ना? मतलब गामा रेज़ अगर अपनी स्किन पर गिर गई तो अपनी स्किन जल सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है ना? और ध्यान रखना कि इसीलिए गामा रेज़ का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं ना, तो गामा रेज़ स्किन पर गिरे तो स्किन को डिस्ट्रॉय करती है, वैसे ही हम क्या करते हैं कि गामा रेज़ को कैंसर सेल पर गिराते हैं तो कैंसर सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, तो इसलिए ध्यान रखना कि कैंसर है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो कीमोथेरेपी होती है उसमें जो भी कैंसर सेल्स हैं उस पर गामा रेज़ गिराते हैं, तो ये गामा रेज़ कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है ना? तो ये प्लांक कर लो या फोटॉन का हमने कांसेप्ट पढ़ लिया और चिंता मत करना, है ना? इस कांसेप्ट को मैंने बिल्कुल प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है।
तो तुम वीडियो पॉज़ करके नोट कर लेना और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में भी लिख दिया है, तो वीडियो पॉज़ करके इसको नोट कर लेना, है ना? अब आगे बढ़ रहा हूँ, है ना? तो देखो, अच्छे ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि इस पूरे मॉडर्न फिज़िक्स में ना, इस पूरे मॉडर्न फिज़िक्स में सबसे मेन चीज़ ये है यार, इस पूरे मॉडर्न फिज़िक्स में हमेशा लाइट को तुम फोटॉन की फॉर्म में मानना, तो सब कुछ चीज़ें ईज़िली कर पाओगे। है तो ये ध्यान रखना, कि पूरे मॉडर्न फिज़िक्स में हर बार लाइट को तुम फोटॉन की फॉर्म में मानना, मतलब ध्यान रखना कि कभी भी लाइट प्रोपेगेट कर रही है ना, कभी भी लाइट आगे बढ़ रही है, समझ जाना कि इनडायरेक्टली मच्छर के टाइप से फोटॉन बह रहे हैं। है ना? ऐसा ध्यान रखना कि कभी लाइट, है ना? कभी लाइट आगे की ओर प्रोपेगेट कर रही है तो समझ जाना कि मच्छर के टाइप से फोटॉन बह रहे हैं। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरा रहे हैं, मतलब समझ जाना कि इनडायरेक्टली उस पर फोटॉन गिरा रहे हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट निकल रही है तो समझ जाना कि इनडायरेक्टली फोटॉन निकल रहे हैं। तो बस ये मेन स्किल है, तो याद रखना इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स में लाइट को हम हमेशा फोटॉन के टाइप से ही मानेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इसका एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन की स्किल पता चले ना। तो चलो मान लेते हैं, है ना? मान लेते हैं कि टॉर्च से हम ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं, जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर दे रखा है। तो हमको पूछा है कि ये ऑरेंज कलर की जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। वही, है ना? वही मान लेते हैं कि टॉर्च से हम ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं ना, तो है ना? मैंने अभी तुमको मैंने अभी तुमको चमका कर बताया था कि प्लैंक्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी लाइट एनर्जी होती है, एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स से बनी हुई मान सकते हैं, जिसको फोटॉन बोलते हैं। और अभी तुमको चमका कर बताया था कि लाइट के, है ना, लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में तो E इक्वल टू hν होती है, लेकिन लाइट के एक फोटॉन की एनर्जी वेवलेंथ की फॉर्म में कितनी होती है? hc/λ। बस सबकी वैल्यू रखते हैं। पहले h मैंने बताया था कि h की वैल्यू 6.67 into 10 to power minus 34। और बताओ 6.67 को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 20/3। h की वैल्यू 6.67 की जगह 20/3 into 10 to power minus 34। उसके c, तो c लाइट की स्पीड। तो बताओ इस बार लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, तो एयर में लाइट की स्पीड 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड अपन लैम्डा। तो लैम्डा इस लाइट का वेवलेंथ कितना है? 600 नैनोमीटर, मतलब 10 टू पावर माइनस 9। इसको सॉल्व कर लोगे ना? तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास 3.3 into 10 to power minus 19 जूल ये आ गया। नहीं तो हम बोल सकते हैं, है ना? हम बोल सकते हैं कि ऑरेंज कलर की जो लाइट है, उसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? 3.3 into 10 to power minus 19 जूल, है ना? तो हमको पता है ना? तो हमको पता है कि एक्चुअली फोटोन की एनर्जी बहुत ही स्मॉल होती है ना, एटा कि एक्चुअली फोटोन की एनर्जी बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए नॉर्मली फोटोन की एनर्जी को जूल की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी तुम ये भी तुमको पता होगा कि जूल को इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ई का डिवाइड करते हैं। ई का डिवाइड करते हैं, मतलब 1.6 into 10 पावर माइनस 19 का डिवाइड करते हैं ना, तो बोल सकते हैं कि लाइट की एक फोटोन की एनर्जी 3.3 into 10 पावर माइनस 19 जूल, और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ई मतलब 1.6 into 10 पावर माइनस 19 का डिवाइड करेंगे। तो बताओ अब ये जो फोटोन की एनर्जी हो किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। आगे सॉल्व कर सकते हो। ये 10 टू पावर माइनस 19 से 10 टू पावर माइनस 19 कैंसल, बचा 3.3 अपन 1.6। तो इसका डिवाइड, है ना, इसका डिवाइड करेंगे तो इस लाइट की एक फोटोन की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 2.07 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये आ गई, है ना? अब देखो, अब बच्चों देखो, अभी तो है ना, अभी तो हमने अभी तो हमने एक फोटोन की एनर्जी गधोटे से डिटेल में निकाली, मतलब, है ना? मतलब एक फोटोन की एनर्जी पहले जूल में निकाली और फिर गधोटे से जूल को इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कन्वर्ट किया। तो आंसर तो आ गया, लेकिन काफी ज्यादा लेंदी हो गया ना, इससे ध्यान रखना है। इससे ध्यान रखना कि अब अगर, है ना, अब अगर हमको किसी लाइट के एक फोटोन की एनर्जी पूछे, तो उसके लिए मूर्खों टाइप से इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे, है ना? तो बस हम, है ना, तो बस अब हम बिल्कुल डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लाइट के एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hc/λ। और तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि hc की वैल्यू
इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर में कितनी होती है? 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर। डेटा कि अब डायरेक्ट करेंगे ना, बोल सकते हैं कि लाइट के एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्ब्डा, और है ना, और तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और नैनोमीटर में कितनी होती है? 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन लैम्ब्डा इसका वेवलेंथ, तो इसका वेवलेंथ कितना है? 600 नैनोमीटर। बस सॉल्व करेंगे तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो लाइट के एक फोटोन की एनर्जी 1240 अपन 600, इसका डिवाइड करेंगे तो इस बार भी डिवाइड करेंगे तो इस बार भी अप्रोक्सीमेटली 2.07 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये आएगी, है ना। तो सब ध्यान रखना है, ध्यान रखना कि आगे गधों टाइप से इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। आगे के लिए डायरेक्ट ध्यान रखना कि अधिकतर क्वेश्चन में हमको लाइट का वेवलेंथ दिया होता है, नैनोमीटर में ही दिया होता है, तो फोटोन की एनर्जी पूछे बस एक लाइन में करेंगे कि फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्ब्डा, जहां hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और नैनोमीटर में 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इनटू नैनोमीटर ओपन लैम्ब्डा इसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, डिवाइड करेंगे तो 2.07 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। डायरेक्ट आ गया तो आगे हम इस शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। देखो जो मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि नेचर में जितनी भी टाइप की लाइट रेज होती है, मतलब जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं, और उनका वेवलेंथ कितना-कितना होता है वो देखते हैं। तो ध्यान रखना है कि अपनी एनसीईआरटी की बुक में तो ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में दे रखा है, लेकिन अपने मॉडर्न फिजिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम यही देख लेते हैं ना। तो वो एक बार देखते हैं कि नेचर में कौन-कौन से टाइप की लाइट रेज़ होती है, मतलब कौन-कौन से टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, उनका वेवलेंथ और फोटोन की एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम वो देखते हैं ना। चलो सबसे पहले हम, है ना, सबसे पहले हम सबसे कम एनर्जी वाली लाइट रेज़ या सबसे कम एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखते हैं। है तो ध्यान रखना कि नेचर में सबसे कम एनर्जी वाली लाइट रेज़ या सबसे कम एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं रेडियो वेव्स, है ना। और ध्यान रखना ये देखो जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो रेडियो वेव्स होती है उनके फोटोन की एनर्जी सबसे कम होती है, तो उनका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ 0.1 मीटर से भी ज्यादा होता है। चलो साथ में इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। ये तो ध्यान रखना कि है ना, नाम से ही क्लियर है कि रेडियो वेव का यूज एक तो रेडियो ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग होता है। हमारे पुराने जमाने के जो रेडियो थे उसमें जो सिग्नल आते थे वो रेडियो वेव्स के थ्रू आते थे ना। और दूसरी चीज, है ना, दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि ये जो आजकल का जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, मतलब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो सिग्नल पहुंचते हैं ना, तो आजकल जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है उसमें भी रेडियो वेव का यूज होता है ना। जैसे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है ना, ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि मोबाइल कम्युनिकेशन में, है ना, मोबाइल कम्युनिकेशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसका वेवलेंथ रेडियो वेव और माइक्रोवेव के बीच का होता है। तो ध्यान रखना कि अगर तुम अमेरिकन बुक देखोगे, है, तो यूएसए में तो ये बताया जाता है कि मोबाइल कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव का यूज होता है, लेकिन अपनी इंडिया की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें रेडियो वेव का यूज होता है, ऐसे बता रखा है ना। तो ध्यान रखना एक्चुअली तो मोबाइल कम्युनिकेशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है वो उनका वेवलेंथ रेडियो वेव और माइक्रोवेव के बीच का होता है ना। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि जब तक हम इंडिया में तब तक तो हमको एनसीईआरटी को ही भगवान मानना है ना, उसी को सही मानना है। तो अपने जब तक तुम इंडिया में तब तक तो आंसर यही लिखोगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स का ही यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कि रेडियो वेव से और ज्यादा एनर्जी वाला जो लाइट होता है या और ज्यादा एनर्जी वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो कौन सी होती है? माइक्रोवेव्स, है ना। और ध्यान ये ध्यान रखना कि रेडियो वेव के कंपैरिजन में माइक्रोवेव के फोटोन की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ कम होगा, है। तो ध्यान रखना कि रेडियो वेव के कंपैरिजन में माइक्रोवेव के फोटोन की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ कम होगा। और ध्यान रखना कि माइक्रोवेव का वेवलेंथ 0.1 मीटर से तो कम होता है, लेकिन 1 मिलीमीटर से ज्यादा होता है। तो माइक्रोवेव्स जो होती है उनका वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर के बीच होता है।
चलो बच्चों इस माइक्रोवेव के भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। देखो माइक्रोवेव का पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम सभी को पता होगा कि फूड को कुक करने के लिए जो माइक्रोवेव ओवन का यूज होता है, उसमें भी फूड मटेरियल पर माइक्रोवेव्स ही गिराई जाती है ना? जैसे कि मान लेते हैं कि हमको दाल या चावल को कुक करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दाल या चावल को वाटर में मिक्स करके माइक्रोवेव ओवन में डाल देते हैं। तो ये जो माइक्रोवेव ओवन है वो फूड मटेरियल पर माइक्रोवेव्स गिराता है ना? और ध्यान रखना है ना, ये तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में पढ़ोगे, लेकिन अभी थोड़ा जनरल नॉलेज के टाइप से ध्यान रखना है ना, तो ध्यान रखना कि इन माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाटर मॉलिक्यूल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के काफी क्लोज होती है। ये ध्यान रखना कि बाकी रेस की तो नहीं, लेकिन माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाटर मॉलिक्यूल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के काफी क्लोज होती है। तो ध्यान रखना कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट करते हैं ताकि वाटर मॉलिक्यूल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। और ध्यान रखना कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो रेजोनेंस क्रिएट होगा, और रेजोनेंस के कारण माइक्रोवेव से वाटर में जो एनर्जी ट्रांसफर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना? मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज में होगा। तो उसके कारण वाटर बहुत अच्छे से जल्दी गर्म हो जाएगा, और तब वाटर गर्म होगा तो साथ में ये जो फूड मटेरियल है वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा। ऐसे कि वाटर के अंदर दाल, चावल, चिकन जो भी डाला है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। है ना? आपको पता है कि कोई फूड मटेरियल हो, वेज हो या नॉन-वेज, कोई भी फूड मटेरियल हो, उसके अंदर मोस्टली तो वाटर कंटेंट ही होता है ना। बस जो माइक्रोवेव है वो वाटर को अच्छे से गर्म कर देगा, साथ में फूड मटेरियल भी अच्छे से कुक हो जाएगा। है ना? बाकी ध्यान रखना कि कोई मूर्ख इंसान, है ना, कोई मूर्ख इंसान फूड मटेरियल पर ये अल्ट्रावायलेट रेज़, एक्स-रे या गामा रेज़ गिराए, तो बताओ अल्ट्रावायलेट गामा रेज़ की तो फ्रीक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो ये जो रेज़ है, गामा रेज़ और ये सारी रेज़ हैं, वो तो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगी नहीं, बल्कि बिल्कुल आर-पार निकल जाएगी। तो पानी, तो फूड तो अपना कुक नहीं होगा, उल्टा इस माइक्रोवेव ओवन के नीचे जो टेबल है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसीलिए फूड को इफेक्टिवली कुक करने के लिए माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होता है। चलो माइक्रोवेव का दूसरा एप्लीकेशन देखना। माइक्रोवेव का दूसरा एप्लीकेशन ये होता है कि एयरक्राफ्ट जो नेविगेशन होता है ना? उसमें माइक्रोवेव का यूज़ होता है। जैसे कोई एरोप्लेन उड़ गया, तो उसका स्टेशन से कॉन्टैक्ट करने के लिए माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो रडार सिस्टम होता है, उसमें भी माइक्रोवेव्स का ही यूज़ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। है ना? ध्यान रखना कि माइक्रोवेव से और ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट कौन-सी होती है? इंफ्रारेड लाइट। है ना? ध्यान रखना तुम कि माइक्रोवेव के कंपैरिज़न में जो इंफ्रारेड लाइट है उसके फोटोन की एनर्जी थोड़ी-सी और ज़्यादा होती है, तो वेवलेंथ थोड़ा और कम होता है। तो ध्यान रखना कि जो इंफ्रारेड लाइट है उसका वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से तो कम होता है, लेकिन 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो जो इंफ्रारेड लाइट है उसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होता है। समझ रहे हो? ठीक है, इससे हम इंफ्रारेड लाइट के फोटोन की एनर्जी भी निकाल सकते हैं ना। तुम बताओ कि 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो फोटोन होगा, उसमें फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? hc बाय लैम्ब्डा। ऐसे तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन लैम्ब्डा 700 नैनोमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारे पास 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आएगा। और ये जो लैम्ब्डा इक्वल टू 1 मिलीमीटर, इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन की एनर्जी वो भी hc बाय लैम्ब्डा। ऐसे तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन लैम्ब्डा कितना है? 1 मिलीमीटर है ना? इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो ना? इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 10 टू पावर 6 नैनोमीटर। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 मिलीमीटर जो वेवलेंथ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन की एनर्जी 1.24 मिली इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आएगी, है ना? तो इससे हम बोल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इंफ्रारेड लाइट जो है उसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होता है। तो इसके फोटोन की एनर्जी 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1.24 मिली इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है ना? ये देख लिया था। चलो साथ में एक बार इंफ्रारेड लाइट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम देख लेते हैं। तो देखो पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो ये है कि जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, जैसे कि 50 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे रेडिएशन निकलती है।
और हमने पढ़ा था कि बताओ ये जो रेडिएशन निकलती है उसमें सारे टाइप के फोटॉन्स होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी मतलब 100 डिग्री, 120 डिग्री, 50 डिग्री से ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकलती है उसमें वैसे तो सारे टाइप के फोटॉन्स होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर इंफ्रारेड लाइट के फोटोन होते हैं ना। और भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हो। ऐसे बताओ जो ह्यूमन बीइंग है, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो तुम्हारे पास 310 केल्विन आएगा ना। तो ह्यूमन बॉडी से भी जो हीट रेडिएशन निकलेंगी उसमें ज़्यादातर इंफ्रारेड लाइट की होती है। चलो दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन ये होता है कि नाइट विज़न मतलब अंधेरे के टाइम में है ना, रात के टाइम में हो तो अंधेरे के टाइम में अगर एनिमल्स को देखना है उसके लिए भी इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं ना। जैसे कि अंधेरे में तुमने देखा होगा कि एनिमल प्लैनेट में अंधेरे में भी ये भैंस जैसे जानवरों का फ़ोटो लेते हैं। ध्यान रखना कि अंधेरे में ये जो भी एनिमल होते हैं उससे विज़िबल लाइट तो नहीं निकलती है, लेकिन उनका अगर टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इंफ्रारेड लाइट निकलेगी और इस इंफ्रारेड लाइट के बेसिस पर ही हम रात के टाइम में भी इस एनिमल का फ़ोटो ले सकते हैं ना। ऐसे अंधेरे में अगर आतंकवादियों का फ़ोटो लेना है तब भी इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं। और एक और प्रैक्टिकल चीज़ ध्यान रखना कि अपना जो टीवी, एसी इन सब का जो रिमोट होता है, उसमें भी इंफ्रारेड लाइट का यूज़ होता है। मतलब रिमोट से इंफ्रारेड लाइट निकलती है, वही टेलीविज़न सेट पर गिरती है, उसी से चैनल चेंज होते हैं। तो एसी हो, टीवी हो, इनका जो रिमोट होता है उसमें भी इंफ्रारेड लाइट का ही यूज़ होता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना कि ध्यान रखना कि इंफ्रारेड लाइट से भी और ज़्यादा एनर्जी वाला जो लाइट होता है उसको वो कौन-सा होता है? विज़िबल लाइट। तो ध्यान रखना है ना। ध्यान रखना कि इंफ्रारेड के कंपैरिजन में विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी थोड़ी-सी और ज़्यादा होती है, तो वेवलेंथ और कम होता है ना? और ध्यान रखना तो कि चलो ये जो थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो हमको बताया कि इंफ्रारेड से और ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट विजिबल लाइट, इंफ्रारेड के कंपैरिजन में विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वेवलेंथ थोड़ा कम होता है ना? और ये विजिबल लाइट के बारे में तो हम अच्छे जानते हैं ना, हमको पता है कि बताओ जो विजिबल लाइट होती है उसमें वॉयलेट से लेकर के रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। तो विजिबल लाइट के बारे में तो हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा था ना, तो हमको पता है। तो हमको पता है कि जो विजिबल लाइट होती है उसमें तो वॉयलेट से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू अ, है ना? ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो विजिबल लाइट होती है उसमें वॉयलेट से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। ये भी हमको पता है कि बताओ जो वॉयलेट होता है उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर और जो रेड लाइट होती है उसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। या तो हम बोल सकते हैं कि जो विजिबल लाइट होती है उसमें वॉयलेट से लेकर के रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। तो जो विजिबल लाइट है उसका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। और तो अच्छे डेटा कि बाकी सारे के डेटास भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बाकी सबके डेटास भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विजिबल लाइट के डेटास याद रखते हैं ना। तो ये ध्यान रखना कि विजिबल लाइट में वॉयलेट से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। तो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। अब इसके फोटोन की एनर्जी कहाँ से कहाँ के बीच होगी वो भी देख सकते हो ना। तो बताओ कि जो वॉयलेट है तो बताओ जो वॉयलेट लाइट है उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, तो इसके फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? hc बाय लैम्ब्डा। ऐसे तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन लैम्ब्डा 400 नैनोमीटर, इसका डिवाइड करेंगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है ना। तो वॉयलेट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर और उसके फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। रेड की बात करते हैं, तो रेड का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होता है, तो फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्ब्डा। ऐसे तो 1240 और लैम्ब्डा है 700, इसका डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आएगा। ये तो ध्यान रखना कि जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, तो उसके फोटोन की एनर्जी 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ही होती है ना। तो तुमको फिर से बोल रहा हूँ, है ना? तुमको फिर से बोल रहा हूँ कि आगे, है ना? आगे बाकी सबके डेटास याद नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमको विजिबल लाइट के डेटा निश्चित रूप से याद रखने हैं ना, तो ध्यान रखना, है ना? ऐसे ही ध्यान रखना कि जो विजिबल ये ध्यान रखना कि जो विजिबल लाइट होती है उसमें वॉयलेट से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। तो
जो विजिबल लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, और उसके फोटोन की जो एनर्जी होती है वो 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है। ये याद रखना है ना। चलो एक बार विजिबल लाइट के भी प्रैक्टिकल यूज देख लेते हैं। तो देखो, पहला है ना, विजिबल लाइट का पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हमको सबको अच्छे पता है ना। तो हमको अच्छे पता है कि इंसान है जो, है ना, इंसान है जो पूरी दुनिया को देखता है वो विजिबल लाइट के थ्रू ही देखता है ना। हम इंसान लोग केवल विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं, बाकी लाइट रेस को देख नहीं सकते हैं। जो बाकी एनिमल्स है वो कुछ और लाइट्स को भी देख सकते हैं, लेकिन जो इंसान है वो पूरी दुनिया को जो देखता है वो विजिबल लाइट के थ्रू ही देखता है ना। उसके विजिबल लाइट का दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये होता है कि तुमने सुना होगा कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो ध्यान रखना कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें भी वैसे तो सारी लाइट का थोड़ा-थोड़ा यूज़ होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में इस विजिबल लाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना? ये देखिए, चलो और आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि विजिबल लाइट से और ज़्यादा एनर्जी वाली जो लाइट होती है वो कौन-सी होती है? अल्ट्रावायलेट लाइट। ये तो ध्यान रखना कि विज़ ये ध्यान रखना कि विजिबल लाइट के कंपैरिजन में अल्ट्रावायलेट लाइट के फोटोन की एनर्जी और ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ और कम होता है। ये तो ध्यान रखना, विजिबल लाइट से और खतरनाक लाइट होती है अल्ट्रावायलेट लाइट। तो विजिबल के कंपैरिजन में अल्ट्रावायलेट लाइट के फोटोन की एनर्जी और ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ और कम होता है ना। और ध्यान रखना कि ध्यान रखना कि अल्ट्रावायलेट लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम होता है, लेकिन 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उसका वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होता है। ऐसा नहीं कि कोई भारत-पाकिस्तान जैसी कोई क्लियर बाउंड्री बना रखी है। है ना? ये बोल सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट का वेवलेंथ 1-2 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच रफली होता है। हैं? चलो इसके फोटोन की एनर्जी भी देख लेते हैं ना। तो तुम बताओ, ये तो बताओ कि 1 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो फोटोन होगा, उसकी तो एनर्जी कितनी होगी hc बाय लैम्ब्डा। तो hc तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन लैम्ब्डा 1 नैनोमीटर। तो ये 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, जिसको हम 1.24 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बोल सकते हैं ना। तो 1 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो फोटोन होगा उसकी तो एनर्जी 1.24 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और है ना? और 400 नैनोमीटर का जो फोटोन होगा, उसके फोटोन की एनर्जी वो हम निकाल चुके हो 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये हो गया ना। बस याद रखना, है ना? थोड़ा ध्यान रखना कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है उसका वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 4 सॉरी, अल्ट्रावायलेट लाइट का वेवलेंथ 1-2 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इसके फोटोन की एनर्जी 1-2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच हो गया। चलो, अब एक बार अल्ट्रावायलेट लाइट, है ना? एक बार अल्ट्रावायलेट लाइट के भी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं ना। कोई पहला, है ना, पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुमको पता होगा कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टेरिलाइजेशन में अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज होता है ना। जैसे कि डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चाकू और ये सब है, तो इनको स्टेरिलाइज करने के लिए सबसे पहले तो उसको बहुत गर्म पानी में उबालते हैं, और उसके बाद भी अगर थोड़े से बैक्टीरिया वायरस रह जाए तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पर अल्ट्रावायलेट लाइट गिराते हैं। और जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो बचे कुचे बैक्टीरिया वायरस को भी चुन चुन करके खत्म कर देती है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टेरिलाइजेशन के लिए भी अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज होता है ना। और भी कुछ एप्लीकेशन देख सकते हैं ना। तो तुमको पता होगा, है ना, सॉरी, तुमको पता होगा कि वाटर प्यू है ना, वाटर के प्यूरी के आई एम सॉरी वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए जो एक्वागार्ड होता है ना, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो एक्वागार्ड सिस्टम होता है, उसमें भी अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ होता है ना। तो ये जो तुम्हारा एक्वागार्ड होता है, ये जो एक्वागार्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पानी के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट गिराते हैं, है ना, ध्यान रखना। ये जो एक्वागार्ड होता है उसमें वाटर के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट गिराते हैं। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है वो वाटर मॉलिक्यूल को तो नुकसान नहीं पहुँचाती, उसके तो आर-पार निकल जाती है, लेकिन वाटर में जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उनको ये अल्ट्रावायलेट लाइट बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लेती है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट गिराने के कारण वाटर के अंदर जो भी बैक्टीरिया या वायरस है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। है ना? इसीलिए जो एक्वागार्ड होता है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में या मार्केट की लैंग्वेज में इसको यूवी बोलते हैं। है ना? ये देखते हैं। चलो, वैसे इस अल्ट्रावायलेट लाइट का तीसरा एप्लीकेशन भी देख सकते हैं ना। तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि कई बार आर्टिफिशियल म्यूटेशन कराने के लिए, म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन बोलते हैं ना।
तो आर्टिफिशियल म्यूटेशन कराने के लिए भी अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं। मतलब ये किसी बर्ड का कोई अंडा है ना, उसमें म्यूटेशन कराना है तो उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट गिराते हैं। तो कई बार म्यूटेशन हो जाता है, मतलब डक के अंडे से हो सकता है कि कोई दूसरे टाइप का बर्ड बाहर निकले। ये हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना कि तुम ध्यान रखना कि अल्ट्रावायलेट से भी और ज्यादा एनर्जी वाला, है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट से भी और ज्यादा एनर्जी वाला, मतलब और खतरनाक जो लाइट होती है वो कौन सी होती है? एक्सरेज होती है ना। और ध्यान रखना कि अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट लाइट के कंपैरिजन में भी ये जो एक्सरे होते हैं उसके फोटोन की एनर्जी और ज्यादा होती है ना भाई। कि अल्ट्रावायलेट के कंपैरिजन में भी एक्सरे के फोटोन की एनर्जी और ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ और कम होता है। और ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि एक्सरे एक्सरे का वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से तो कम होता है, लेकिन 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, या इसको 1 पिकोमीटर भी बोल सकते हैं, उससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो 1-2 पिकोमीटर से 1-2 नैनोमीटर के बीच होता है। चलो इसके फोटोन की एनर्जी भी देख सकते हैं, है ना। तो ये तो हमको पता है कि 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला जो फोटोन होगा उसकी तो एनर्जी 1.254 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगी। और ऐसे 1 पिकोमीटर, है ना, इतने वेवलेंथ वाले फोटोन की एनर्जी देखनी है तो hc बाय लैम्ब्डा, ऐसी तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन लैम्ब्डा 1 पिकोमीटर, इसको 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1.24 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट भी बोल सकते हैं या मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 1 पिकोमीटर वेवलेंथ का जो फोटोन है उसकी एनर्जी 1.24 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। बस हम ये बोल सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, ऐसी कोई शार्प बाउंड्री लाइन नहीं होती है ना, बस यही ध्यान रखना है। तो यही ध्यान रखना कि जो एक्सरे ये ध्यान रखना कि जो एक्सरे उसका वेवलेंथ तो 1-2 पिकोमीटर से 1-2 नैनोमीटर के बीच होता है, और उसके फोटोन की जो एनर्जी है वो 1-2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1-2 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है। चलो एक बार एक्सरे के भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो देखो एक्सरे का, है ना, तो एक्सरे का पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम सभी को पता होगा, है ना। तुम सभी को पता है कि हड्डियों, मतलब बोन्स में फ्रैक्चर को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए एक्सरे का यूज करते हैं ना। मतलब क्या करते हैं कि जिस पार्ट में हड्डी टूटने के चांसेस हो, है ना, शक हो, तो उसमें क्या करते हैं कि उस पार्ट पर एक्सरे गिराते हैं। तो जो एक्सरे है वो बाकी पार्ट में, जो स्किन, जो फ्लैश होता है उसके तो आर पार निकल जाती है, बस जहाँ हड्डियां होती है एक्सरे उसको पार नहीं कर पाती है। तो होता है जो फोटोग्राफिक प्लेट होगी ना, उसमें बाकी सब जगह तो एक्सरे गिरेंगी, तो बाकी सब जगह तो फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक हो जाएगी, लेकिन हड्डियों को पार नहीं कर पाएगी। तो बताओ जो हड्डियों वाला पार्ट है उतने पार्ट में एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगी, तो वहां व्हाइट व्हाइट पार्ट रह जाएगा। तो उससे हम हड्डियों को देख सकते हैं, ये हड्डियों का फ्रैक्चर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बोन्स फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे या जो सीटी स्कैन होता है उसमें एक्सरे का यूज करते हैं ना। चलो एक्सरे के कुछ और यूज भी देख सकते हो। फिर एक्सरे का एक और यूज होता है कि कई बार पाइपलाइन में लीकेज का पता करने के लिए भी एक्सरे का यूज होता है। उसको और ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वरना इसी में आधा घंटा लग जाएगा ना। तो एक्सरे के हमने कुछ प्रैक्टिकल यूज देखे। चलो बच्चों और आगे बढ़ते हैं ना। ध्यान रखना है, तुम ध्यान रखना कि एक्सरे से भी और ज्यादा एनर्जी वाला या एक्सरे से भी और ज्यादा खतरनाक लाइट कौन सा होता है? गामा रेज। तो ध्यान रखना कि एक ध्यान रखना कि एक्सरे के कंपैरिजन में भी ये जो गामा रेज होती है उसकी फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ सबसे कम होता है। और ध्यान रखना कि जो गामा रेज है उसका वेवलेंथ 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, मतलब 1 पिकोमीटर से भी कम होता है। तो ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि नेचर में सबसे ज्यादा, है ना, नेचर में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली जो रेज होती हैं या जो सबसे खतरनाक रेज होती है वो गामा रेज होती हैं। तो गामा रेज, है ना, नेचर में जितनी भी लाइट है उसमें से गामा रेज के फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है, और गामा रेज का वेवलेंथ 1 पिकोमीटर से भी कम होता है। तो उसके फोटोन की एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। तो हम अभी देख चुके हैं, है ना। तो हम अभी देख चुके हैं, बताओ 1 पिको, है ना, 1 पिकोमीटर वेवलेंथ वाले फोटोन की एनर्जी 1.24 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है ना।
तो तुम खुद बताओ। या तुम खुद बताओ कि जो गामा रेज़ है उनका वेवलेंथ 1 पिकोमीटर से भी कम होता है, तो उसके फोटोन की जो एनर्जी होती है वो 1.24 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज़्यादा होती है। और यहाँ भी मैंने बताया था कि कोई भारत-पाकिस्तान के बीच बिल्कुल शार्प बाउंड्री लाइन नहीं होती है ना? रफली होता है, तो बस हम रफली बोल सकते हैं, है ना? ये मैं रफली बोल सकते हैं कि नेचर में सबसे ज़्यादा खतरनाक या सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली रेज़ गामा रेज़ होती हैं, और गामा रेज़ का जो वेवलेंथ होता है वो 1-2 पिकोमीटर से भी कम होता है, तो उसके फोटोन की जो एनर्जी होती है वो 1-2 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज़्यादा होती है। हाँ, चलो। अब इन गामा रेज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। ये तो एक गामा रेज़ का है ना, गामा रेज़ का पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम सभी को पता होगा ना? तो तुम सभी को पता होगा कि अ, कैंसर का ट्रीटमेंट करना है ना? ये तो कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, मतलब कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए उस पार्ट पर गामा रेज़ गिराते हैं ना? ये किसी को मुँह का कैंसर है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो कैंसर इफेक्टेड जो पार्ट है उसपे हम गामा रेज़ गिराते हैं, और गामा रेज़ इतनी खतरनाक होती है कि वो कैंसर सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए गामा रेज़ का यूज़ करते हैं, है ना? ऐसे ही कुछ रेडियो एक्टिव रिएक्शन को भी कराने के लिए गामा रेज़ का यूज़ करते हैं। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने देख ली, उनका वेवलेंथ रफली कितना होता है वो देख लिया, और इनके फोटोन की एनर्जी रफली कितनी होती है वो भी देख लिया, और थोड़ा-सा हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि इनके प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ-कहाँ होते हैं वो देख लिया। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इन चीज़ों को हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली लिख कर के करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा-सा जनरल नॉलेज के टाइप से बता दिया। तो देखो, इसमें कई बच्चे डरते हैं कि इतने सारे डेटास कैसे याद रखेंगे? तुम अच्छे ध्यान रखा कि हमको मूर्खों टाइप से बाकी सारे डेटास याद नहीं रखते, हमको केवल विजिबल लाइट के ही डेटास ध्यान में रखते हैं। ये तो ध्यान रखा कि बेवकूफ टाइप से बाकी डेटास दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है, हमको केवल विजिबल लाइट के डेटास याद रखते हैं ना। तो तुम, है ना? तो हमको हमको बहुत अच्छे पता है कि ये जो विजिबल लाइट होती है वो वॉयलेट से रेड के बीच लाई करती है। तो विजिबल लाइट का वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, और विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है, दैट्स ऑल। इतना ही याद रखना है ना, तो हमको ये याद रखना है कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच, तो उसके फोटोन की एनर्जी 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होगी, और इसके बेसिस पर हम बाकी लाइट्स को भी पहचान सकते हैं ना। अब ध्यान रखना कि बाकी लाइट्स को हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी पहचान सकते हैं, और फोटोन की एनर्जी से भी पहचान सकते हैं। चलो पहले फोटोन की एनर्जी से देखते हैं ना। बस हमको केवल विजिबल लाइट के डेटा याद है कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच, तो इसके फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है। तो तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि किसी फोटोन ये तो बताओ कि किसी फोटोन की एनर्जी अगर 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी थोड़ी कम हो, तो समझ जाना कि उसकी उसकी एनर्जी विजिबल लाइट से भी थोड़ी कम होगी, तो लाइट कौन-सी होगी? इंफ्रारेड लाइट। माइक्रोवेव और रेडियो वेव में हम फोटोन की एनर्जी की ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव और रेडियो वेव में फोटोन की एनर्जी इतनी कम होती है कि उसका कोई प्रैक्टिकल महत्व नहीं होता है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है। तो ध्यान रखना कि किसी फोटोन की एनर्जी 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी थोड़ी कम हो, जैसे कि 1.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऐसी हो ना, तो किसी फोटोन की एनर्जी 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी थोड़ी कम हो, तो समझ जाना कि वो लाइट विजिबल लाइट से भी थोड़ी कम एनर्जी वाली होगी, मतलब इंफ्रारेड लाइट होगी, है ना? तो ध्यान रखना कि किसी फोटोन की एनर्जी 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी थोड़ी कम हो, तो तुरंत चमक जाना चाहिए कि वो इंफ्रारेड लाइट होगी, है ना? और ऐसे ही बताओ, है ना? ऐसे बताओ कि विजिबल के फोटोन की एनर्जी 3.1 से 1.77 के बीच होती है ना? लेकिन अगर किसी फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज़्यादा है, तो उस लाइट की एनर्जी विजिबल लाइट से भी थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब वो कौन-सी हो जाएगी? अल्ट्रावायलेट लाइट हो जाएगी। है, तो ये ध्यान रखना। विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी 3.1 से 1.77 के बीच होती है ना, तो अगर किसी फोटोन की एनर्जी 1.7 से भी थोड़ी कम है, तो इंफ्रारेड लाइट होगी, और किसी फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी थोड़ी ज्यादा है, तो वो
अल्ट्रावायलेट लाइट हो जाएगी। अब बच्चों ध्यान रखना कि लाइट के फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से तो ज्यादा है, लेकिन 1-2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से कम है, तब ये अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, है ना? लेकिन बताओ, अगर फोटोन की एनर्जी 1-2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा हो गई, तो फिर वो अल्ट्रावायलेट की जगह एक्स-रे होगी, है ना? तो ये रफली ध्यान रखना, एग्जैक्ट नहीं, रफली ध्यान रखना कि किसी फोटोन की एनर्जी 1-2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1-2 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच हो तो वो एक्स-रे होगी, और अगर फोटोन की एनर्जी 1-2 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा हो तो फिर वो गामा रेज़ होगी, है ना? तो इसीलिए मैंने बताया था कि ये फालतू के डेटास रटने की जरूरत नहीं, बस विजिबल लाइट से ही हमको याद रखते हैं ना। तो लास्ट में सॉरी ना, लास्ट में एक शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ, तो बस हमको विजिबल लाइट ही याद रखनी है कि विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है। बताओ, अगर है ना, बताओ अगर फोटोन की एनर्जी 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी थोड़ी कम हुई तो समझ जाना कि इंफ्रारेड लाइट। अगर फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी थोड़ी ज्यादा हो गई तो अल्ट्रावायलेट लाइट। तो 3.1 से ज्यादा हो लेकिन 1-2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से कम हो तो अल्ट्रावायलेट लाइट। अगर उसकी फोटोन की एनर्जी 1-2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1-2 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच हो तो फिर ये एक्स-रे, और 1-2 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा हो तो ये गामा रेज़ होगी। तो इस टाइप से हम फोटोन की एनर्जी के बेसिस पर भी वो लाइट कौन-सी होगी उसको पहचान सकते हैं ना। और वैसे ही वैसे फोटोन की एनर्जी के बेसिस पर देखना सबसे सही होता है। हम तो उसी टाइप से ध्यान रखते हैं, लेकिन तुम चाहो तो इसको वेवलेंथ के बेसिस पर भी कर सकते हो। ये तो हम लोग तो हमेशा फोटोन की एनर्जी से देखते हैं, लेकिन तुम चाहो तो वेवलेंथ के बेसिस पर भी कर सकते हो। उसमें भी हम विजिबल लाइट्स का ही यूज़ करेंगे ना, कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर। बताओ, किसी लाइट का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, 1000 नैनोमीटर, 5000 नैनोमीटर, इस टाइप से किसी लाइट का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से भी ज़्यादा है, तो उसके फोटोन की एनर्जी विजिबल लाइट से कम होगी, मतलब इंफ्रारेड लाइट। ऐसे ही किसी लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से भी थोड़ा कम है ना? किसी लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम है लेकिन 1-2 नैनोमीटर से ज़्यादा है, 1-2 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर है, तो उसकी एनर्जी विजिबल लाइट से ज़्यादा होगी, अल्ट्रावायलेट लाइट। ऐसे ही वेवलेंथ 1-2 नैनोमीटर से 1-2 पिकोमीटर के बीच है तो एक्स-रे, और ऐसे ही वेवलेंथ 1 पिकोमीटर से भी कम है, तो फिर वो गामा रेज़ होंगी। ये इस टाइप से तुम पहचान सकते हो। चलो बच्चों, इसमें कॉमन टाइप का क्वेश्चन करते हैं ना। तो देखो, हमको दे रखा है कि अलग-अलग टाइप की लाइट्स हैं और उनके एक फोटोन की एनर्जी दे रखी है, जैसे कि पहले केस में 2.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, दूसरे केस में 0.93 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 50 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इस तरह से अलग-अलग टाइप की लाइट्स हैं और उनके फोटोन की एनर्जी दे रखी है। तो बस फोटोन की एनर्जी के बेसिस पर हमको पहचानना है कि वो लाइट किस टाइप की होगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट पे लाई करेगी, वो देखना है ना। तो इज़िली कर सकते हैं, तो वही हमको फालतू, है ना? हमको फालतू के बहुत सारे डेटास याद रखने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुमको चमका कर बताया था कि हमको केवल विज़िबल लाइट के ही रिज़ल्ट याद रखने हैं। बस हमको एक ही चीज़ पता है कि विज़िबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। तो उसके फोटोन की एनर्जी 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होगी, है ना? तो चलो, सबसे पहले पार्ट में देखना है ना? सबसे पहले पार्ट में देखना, देखो। पहले पार्ट में हमको दे रखा है कि इस बार लाइट की एक फोटोन की एनर्जी 2.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये कौन से टाइप की लाइट होगी तुम खुद बताओ कि, है ना? इस लाइट की एक फोटोन की एनर्जी 2.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, जो कि 1.77 से 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच है। मतलब पक्का पता चल गया कि कौन सी लाइट होगी, विजिबल, अरे विजिबल लाइट होगी, ये पता चल गया। चलो, सेकंड केस में देखना। तो सेकंड केस में कोई दूसरी लाइट है और उसके फोटोन की एनर्जी 0.93 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है ना, तो तुम देखते ही बताओ कि विजिबल लाइट में तो फोटोन की एनर्जी 3.1 से 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच होती है, लेकिन, है ना, लेकिन ये जो फोटोन है ना, ये जो फोटोन है उसकी तो एनर्जी 1.77 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी कम है, मतलब इसकी एनर्जी विजिबल लाइट से भी थोड़ी कम है। और हमको पता है कि एनर्जी विजिबल लाइट से थोड़ी कम है, तो ये लाइट कौन सी होगी, इंफ्रारेड लाइट। ये इंफ्रारेड लाइट होगी, ये बोल सकते हैं। चलो, तीसरा केस देखना। तो तीसरे केस में दे रखा है कि इस बार कोई तीसरी लाइट है जिसके फोटोन की एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो तुम देखते ही बताओ
कि विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी 3.1 से 1.77 के बीच होती है, लेकिन ये जो फोटोन है उसकी एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, मतलब है ना, मतलब इस फोटोन की एनर्जी तो 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी विजिबल लाइट से भी ज्यादा है। तो विजिबल लाइट से भी ज्यादा है मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, है ना। तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ, ये जो फोटोन है, ये जो फोटोन है उसकी एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से ज्यादा है, मतलब विजिबल लाइट से ज्यादा है, लेकिन 1 किलो इलेक्ट 1-2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से कम है। मतलब पक्का पता चल गया कि ये लाइट कौन सी होगी, अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, ये बोल सकते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो हमको दे रखा है कि इस बार कोई चौथे टाइप की लाइट है और उसके एक फोटोन की एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। ये तो मैंने बताया था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अल्ट्रावायलेट लाइट के जो फोटोन रहते हैं उनकी तो एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से तो ज्यादा होती है, लेकिन 1-2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से कम होती है। लेकिन बताओ, इस बार ये जो है ना, इस बार ये जो फोटोन है उसकी एनर्जी 1-2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा है, लेकिन 1-2 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से कम है। तो कंफर्म पता चल गया कि ये लाइट कौन सी होगी, बताओ, एक्सरे होगी। और लास्ट पार्ट पे हमको दे रखा है कि कोई अ, और टाइप का लाइट है और उसके, है ना, कोई और टाइप की लाइट है और उसकी एक फोटोन की एनर्जी 3 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो बताओ, इस बार जो फोटोन है उसकी एनर्जी 1-2 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी ज्यादा है। तो ये सबसे खतरनाक वाली लाइट होगी, मतलब कौन सी होगी, गामा लाइट का। अब ऐसे ही ये तो फोटोन की एनर्जी के बेसिस पर देखा, मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगता है, लेकिन तुम चाहो तो वेवलेंथ के बेसिस पर भी लाइट को पहचान सकते हो ना, उसको ही फटाफट देखना। तो इस बार भी अलग अलग टाइप की लाइट्स हैं, उनका वेवलेंथ हमको दे रखा है। तो वेवलेंथ के बेसिस पर पहचानना है कि लाइट किस टाइप की होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस रेंज में आएगी वो देखना है ना। तो देखो, उसके लिए भी हमको है ना बताया था कि उसके लिए भी हमको फालतू बहुत सारे डेटास याद नहीं रखते, हमको तो बस विजिबल लाइट के रिजल्ट याद रखते हैं। तो हमको पता है कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। तो चलो पहले फर्स्ट केस लेते हैं ना। तो फर्स्ट केस में जो लाइट है उसका वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, तो देखते ही बताओ, देखते ही बताओ, इस बार ये जो लाइट है ना, इस बार जो लाइट है उसका वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, मतलब 400 से 700 नैनोमीटर के बीच है। मतलब ठप्पा लग गया कि लाइट कौन सी होगी, विजिबल लाइट होगी, ये पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस में देखना, तो सेकंड केस में कोई दूसरी लाइट है जिसका वेवलेंथ 2500 नैनोमीटर है, तो बताओ, है ना, सॉरी, तो बताओ क्या हो रहा है ना, तो बताओ कि विजिबल लाइट, है ना, विजिबल लाइट का वेवलेंथ तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, लेकिन ये जो लाइट है उसका वेवलेंथ तो 2500 नैनो, है ना, 2500 नैनोमीटर है, मतलब 700 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब बताओ, इसका वेवलेंथ विजिबल लाइट से भी ज्यादा है, तो एनर्जी विजिबल लाइट से थोड़ी कम होगी। और विजिबल लाइट से थोड़ी कम एनर्जी किसकी होती है, इंफ्रारेड। तो ये लाइट कौन सी होगी, इंफ्रारेड लाइट होगी, ये बोल सकते हैं ना। चलो तीसरा केस देखना, है ना, कोई तीसरी लाइट है उसका वेवलेंथ 100 नैनोमीटर है, तो तुम देखते बताओ कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, लेकिन ये जो वेवलेंथ है 100 नैनोमीटर है, मतलब 400 नैनोमीटर से भी कम है। तो इस लाइट का वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम है, तो उसकी एनर्जी विजिबल लाइट से थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब कौन सा होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट, है ना। तो बताओ, इसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से तो ज्यादा है, लेकिन 1-2 नैनोमीटर से कम है। तो बोल सकते हैं कि ये लाइट कौन सी होगी, अल्ट्रा वायलेट लाइट ही होगी ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। कोई चौथी लाइट है उसका वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर है, ये कौन सी होगी वो देखना है। तो मैंने बताया था, है ना, सॉरी, मैंने बताया था कि अल्ट्रावायलेट लाइट का वेवलेंथ तो, है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट का वेवलेंथ तो 400 नैनोमीटर से 1-2 नैनोमीटर के बीच होता है, लेकिन ये जो वेवलेंथ है ना, ये जो चौथे टाइप की लाइट है उसका वेवलेंथ तो 1-2 नैनोमीटर से भी कम है। और होता 1-2 नैनोमीटर से भी कम है, तो इसका वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से भी कम है, तो एनर्जी अल्ट्रावायलेट से थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये एक्सरे होगा, है ना। या किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि इसका वेवलेंथ 1-2 नैनोमीटर से तो कम है, लेकिन 1-2 पिकोमीटर से ज्यादा है, तो इसका वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर के बीच है। मतलब ये लाइट कौन सी होगी, एक्सरे। और चलो लास्ट केस में हमको दे रखा है कि कोई पांचवे टाइप की लाइट है जिसका वेवलेंथ 0.4 पिकोमीटर है, तो बताओ, इस बार तो, है ना, इस बार तो इसका वेवलेंथ 1 पिकोमीटर से भी कम है। तो, है ना, वेवलेंथ 1 पिकोमीटर से भी कम है, तो इसके फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा होगी मतलब ये रे कौन सी होगी,
गामा रे ये होगी। इस टाइप से फोटोन की एनर्जी दे तब भी हम लाइट को पहचान सकते हैं और वेवलेंथ दे तब भी लाइट को पहचान सकते हैं। देखो बच्चों कई बार इसमें क्वेश्चन घुमा-फिरा करके पूछता है, मतलब रेडिएशन से मिक्स करके पूछता है। तो ये क्वेश्चन एम्स में कभी पूछा गया था, तो क्वेश्चन वही बस डेटास को थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर दिया है ना, ध्यान से देखना। देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई स्टार है, जिसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान सकते हैं और इस स्टार का टेम्परेचर हमको 10 टू द पावर 7 केल्विन दे रखा है ना? तो हमको पूछा है कि ठीक है, हमको पूछा है कि इस स्टार के लिए मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है, मतलब जो लैम्ब्डा एम होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट पे लाई करेगा? ऑप्शन भी दे रखे थे, जैसे ए ऑप्शन में विजिबल लाइट, बी ऑप्शन में अल्ट्रावायलेट लाइट, सी ऑप्शन में एक्स-रे और डी ऑप्शन में गामा रेज़। और इसमें विम्स कांस्टेंट बी की वैल्यू हमको दे रखी थी 2.88 into 10 to power 6 नैनोमीटर इंटू केल्विन। इजीली कर सकते हैं ना? बस हमको मेनली है ना? हमको मेनली देखना है कि इस स्टार के लिए है ना? मेनली देखना है कि स्टार का टेम्परेचर 10 टू पावर 7 केल्विन है। तो इस स्टार या इस ब्लैक बॉडी के लिए मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, मतलब लैम्ब्डा एम कितना होगा वो देखना है। तो रेडिएशन सॉरी नहीं, तो रेडिएशन में मैंने तुमको बिल्कुल चमका कर बताया था कि लैम्ब्डा एम से डरने की जरूरत नहीं है। लैम्ब्डा एम के अंदर सिंपली उस तारे का या उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर छुपा होता है। और मैंने बताया था ना कि किसी भी तारे या किसी भी ब्लैक बॉडी का केल्विन टेम्परेचर टी हो, तो लैम्ब्डा एम कितना होता है? सिंपली बी बाई टी। तो बी तो विम्स कांस्टेंट, ये 2.88 इंटू 10 टू पावर 6 नैनोमीटर इंटू केल्विन अपन टी। इस स्टार का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन टेम्परेचर, वो 10 टू द पावर 7 केल्विन है। इसको सॉल्व कर सकते हो ना? सॉल्व करोगे तो केल्विन से केल्विन कैंसल, इसको इससे कैंसल करेंगे तो 10 से कैंसल होगा। 2.88 में 10 का डिवाइड करोगे तो 0.288 और नैनोमीटर। है तो हमको पता चल गया, है ना? तो हमको पता चल गया कि इस ब्लैक बॉडी या इस स्टार के लिए लैम्ब्डा एम की वैल्यू कितनी आ गई? 0.288 नैनोमीटर ये आ गई। बस अब हमको पूछा है कि ये जो लैम्ब्डा एम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में लाई करेगा वो देखना है। यार तुम देखते ही बताओ सॉरी, है ना? तो तुम देखते ही बताओ इस बार, या देखते बताओ कि इस बार ये जो वेवलेंथ है वो 1-2 नैनोमीटर से भी कम है। देखते बताओ 0.288 नैनोमीटर है। तो इस बार ये जो वेवलेंथ है वो 1-2 नैनोमीटर से कम है, लेकिन 1-2 पिकोमीटर से ज़्यादा है। तो बताओ इस बार ये जो वेवलेंथ है वो 1-2 नैनोमीटर से 1-2 पिकोमीटर के बीच है। मतलब पक्का पता चल गया कि ये लाइट कौन-सी होगी बताओ? एक्स-रे होगी, है ना? तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो लैम्ब्डा एम है वो 0.288 नैनोमीटर होगा, तो एक्स-रे इस पार्ट में लाई करेगा। तो इस टाइप से ऐसे घुमा-फिरा करके क्वेश्चन पूछे तब भी तुम इजीली कर सकते हो। देखो बच्चों अभी हमने नेचर में पाई जाने वाली अलग-अलग टाइप की लाइट रेज़ के बारे में देख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं ना, अब हम देखते हैं कि लाइट की पावर और लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखते हैं, है ना? और हम एक बार देखते हैं कि लाइट की पावर और इंटेंसिटी है रेट ऑफ फोटॉन से किस टाइप से रिलेटेड होती है वो देखते हैं ना। तो चलो इसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा केस लेते हैं ना। तो चलो मान लेते हैं कि टॉर्च से हम कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं और चलो मान लेते हैं कि इस लाइट का वेवलेंथ लैम्ब्डा है और इस लाइट के बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं ना। कोई की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं, तो लाइट का वेवलेंथ लैम्ब्डा और लाइट के बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं। ये तो हमको पता है कि लाइट में एनर्जी होती है ना, तो हमको देखना है कि लाइट के थ्रू बहने वाली रेट ऑफ एनर्जी फ्लो कितना होगा, लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखना है, और वो फोटोन की रेट से कैसे रिलेटेड होगी वो देखना है ना। तो हमको अच्छे पता है ना हमको अच्छे पता है कि जो भी लाइट एनर्जी होती है उसको एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स की फॉर्म में मान सकते हैं, जिसको फोटोन बोलते हैं। तो तुम बताओ कि लाइट आगे बढ़ रही है ना, तो तुम बताओ कि लाइट प्रोपेगेट कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली मान सकते हैं कि मच्छरों के टाइप से फोटोन बह रहे हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना। इस बार लाइट बह रही है मतलब मान सकते हैं कि इस बार ये फोटोन बह रहे हैं। बस रेट ऑफ एनर्जी फ्लो फोटोन के नंबर से कैसे रिलेटेड होगी वो देखते हैं।
तो देखो इसको देखने की स्किल होती है ना, तो हमको पता है कि होता लाइट आगे की ओर बह रही है, मैं तो समझ जाना कि इनडायरेक्टली फोटोन बह रहे हैं। तो तुम बताओ कि एक फोटोन बहेगा तो कितनी एनर्जी बहेगी, hc बाय लैम्डा। हमको पता है कि एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा होती है ना, तो से बोल सकते हैं, है ना कि लाइट आगे बढ़ रही है तो फोटोन फ्लो रहे हैं। तो तुम बताओ कि एक फोटोन बहेगा तो कितनी एनर्जी बहेगी, hc बाय लैम्डा। तो चलो ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि n फोटोन बह रहे हैं, तो n फोटोन बह रहे हैं तो बहने वाली टोटल एनर्जी कितनी होगी, nhc बाय लैम्डा। ऐसे करते हैं, एक फोटोन बहेगा तो कितनी एनर्जी बहेगी, hc बाय लैम्डा। तो ऐसे ऐसे मान लेते हैं n फोटोन बह रहे हैं, तो बताओ बहने वाली टोटल एनर्जी कितनी होगी, nhc बाय लैम्डा होगी। बस अब हमको है ना, तो हमको रेट ऑफ एनर्जी फ्लो निकालना है, मतलब डी बाई डी टी निकालना है ना। तो हमको है ना, हमको लाइट के थ्रू रेट ऑफ एनर्जी फ्लो मतलब डी बाई डी टी निकालना है। तो उसके लिए सिंपली इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो तुम बताओ कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो एच सी बाय लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर, और बताओ एन का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी एन बाई डी टी है ना। कि रेट ऑफ एनर्जी फ्लो तो डी बाई डी टी देखना है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो एच सी बाय लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर, और एन का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी एन बाई डी टी है ना। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि होता है इसमें डी बाई डी टी को तो हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, और रेट ऑफ एनर्जी को हम पावर भी बोल सकते हैं ना। तो डी बाई डी को तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो मतलब बहने वाली पावर बोल सकते हैं, और बताओ इसमें डी एन बाई डी टी को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फोटोन फ्लो, मतलब फोटोन फ्लो होने की रेट मतलब पर सेकेंड गुजरने वाले फोटोन के नंबर दे देना। डी बाई टी रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है, इसको लाइट की पावर बोल सकते हैं, और डी एन बाई डी टी को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फोटोन्स फ्लोइंग। तो डी एन बाई टी को रेट ऑफ फोटोन फ्लोइंग मतलब फोटोन फ्लो होने की रेट, या फोटोन पास होने की रेट, ये बोल सकते हैं ना। बस आगे ध्यान रखना कि आगे मूर्खों से इतना कचरा करने का टाइम नहीं है ना, आगे इतना सारा लिखने का टाइम नहीं है। डायरेक्ट ध्यान रखना कि लाइट में रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, या लाइट की जो पावर होती है उसके अंदर भी रेट ऑफ फोटोन छुपा होता है, और लाइट की पावर को खोल करके क्या हम लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा इंटू डी एन बाय डी टी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने लाइट का रेट ऑफ एनर्जी फ्लो या पावर देख ली ना, लेकिन अब हमको देखना है कि इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, वो देखना है। तो देखो मैंने ऑप्टिक्स में ही बताया था, है ना, तो मैंने ऑप्टिक्स में बताया था और रेडिएशन में बताया था, तो मैंने चमका कर बताया था कि लाइट की इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो मैंने बताया था कि मैंने बताया था रेडिएशन ऑप्टिक्स वहीं बताया था कि हर बार लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो को डी बाई डी टी ओपन क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब बताओ, है ना, बताओ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, है ना, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है लाइट की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा इंटू डी एन बाई डी टी अपन ए इस लाइट बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ गई अपने पास, एच सी बाई लैम्डा ए इंटू डी एन बाई डी टी है। तो ध्यान रखना सॉरी, तो ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से इसको डिराइव करने का टाइम नहीं है, है ना। ध्यान रखना कि आगे बेवकूफ ऐसे सारा डिराइव करने का टाइम नहीं है, आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। तो आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में रखना, अच्छे ध्यान रखना कि रेट ऑफ एनर्जी फ्लो में तो लाइट की चाहे पावर हो या लाइट की इंटेंसिटी हो, दोनों के अंदर रेट ऑफ फोटोन ही छुपा होता है। ध्यान रखना कि लाइट की पावर और इंटेंसिटी हो, दोनों के अंदर रेट ऑफ फोटोन ही छुपा होता है। और डायरेक्ट ध्यान रखना कि लाइट की पावर को तो हम खोल करके एच सी बाय लैम्डा इंटू डी एन बाई डी टी लिख सकते हैं, और लाइट की इंटेंसिटी निकालनी हो तो पावर में क्रॉस सेक्शन एरिया ए का और डिवाइड कर दोगे, तो लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा ए इंटू डी एन बाय डी टी। ध्यान रखना कि लाइट की पावर और इंटेंसिटी दोनों भाई बहनी है ना, दोनों के अंदर रेट ऑफ फोटोन ही छुपा होता है। और लाइट की पावर तो होती है एच सी बाय लैम्डा इंटू डी एन बाई डी टी, और लाइट की इंटेंसिटी पूछे तो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ए का और डिवाइड कर दोगे तो लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा ए इंटू डी एन बाय डी टी। याद रखना।
चलो बच्चों इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इसको भी ध्यान से देखना है ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं, है ना। इस बार मान लेते हैं कि टॉर्च से हम ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं। तो ऑरेंज कलर की जो लाइट है उसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर दे रखा है, और ये भी पता है कि लाइट में एनर्जी होती है ना। इस बार हमको दे रखा है कि लाइट के थ्रू बहने वाली रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, या दूसरे शब्दों में लाइट की पावर, ये हमको 100 वॉट दे रखा है। तो हमको पूछा है कि इस बार रेट ऑफ फोटोन पासिंग कितने होंगे, या दूसरे शब्दों में पर सेकेंड गुजरने वाले फोटोन की संख्या कितनी होगी, वो हमको देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। कोई है ना, कोई टॉर्च से ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहा है, सॉरी, है ना। तो टॉर्च से ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं, तो हमको अच्छे ही पता है ना। हमको अच्छे पता है कि बताओ लाइट प्रोपेगेट कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली मच्छरों से फोटोन बह रहे हैं, है ना। हमको अच्छे पता है कि बताओ लाइट प्रोपेगेट कर रही है, मतलब लाइट बह रही है, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन बह रहे होंगे। तो बस लाइट की पावर इतनी है, तो हमको पूछा है कि रेट ऑफ फोटोन पासिंग कितना होगा, मतलब dn फोटोन बाय dt कितना होगा, वो देखना है ना। बस 1% भी हम कंफ्यूज नहीं है, है ना। ध्यान रखना कि बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, हमको अच्छे से रटा हुआ है कि बताओ रेट ऑफ फोटोन किसके अंदर छुपा होता है, लाइट की पावर या इंटेंसिटी के अंदर ही छुपा होता है। तो अभी तुमको चमका कर बताया था कि रेट ऑफ फोटोन लाइट की पावर या इंटेंसिटी के अंदर छुपा होता है ना, है ना। और तुम बताओ कि लाइट की पावर को खोल करके क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा इंटू dn बाय dt। ये ध्यान रखना कि पावर के अंदर रेट ऑफ फोटोन छुपा होता है। तो बस बताओ लाइट की पावर को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा इंटू dn फोटोन बाय dt। बस हमको रेट ऑफ फोटोन पासिंग निकालना है, मतलब dn फोटोन बाय dt निकालना है। तो उसके लिए hc और लैम्डा को उधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो बताओ dn फोटोन बाय dt मतलब फोटोन गुजरने की दर कितनी होगी, पावर को मैं p लिख देता हूं, तो फोटोन गुजरने की दर कितनी होगी, p लैम्डा ओपन hc। बस अब तो आराम से सबकी वैल्यू रखेंगे, है ना। और ध्यान रखना कि यहाँ hc इक्वल 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है वो वॉट मतलब जूल पर सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पे नहीं है, इसलिए यहाँ तो सबकी वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में ही रखनी पड़ेगी, है ना। बोल सकते हैं कि पावर होती है hc बाय लैम्डा dn फोटोन बाय dt, तो रेट ऑफ फोटोन हो गया p लैम्डा अपन hc, वैल्यू रखते हैं। तो बताओ p तो लाइट की पावर 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकेंड इंटू लैम्डा, इस लाइट का वेवलेंथ कितना है 600 नैनो मतलब 10 टू पावर -9 ओपन h। तो h की वैल्यू 6.67 को 20/3 लिख सकते हैं इंटू 10 टू पावर -34। और c लाइट की स्पीड, तो लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, तो उसमें इसकी स्पीड 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे सॉल्व कर लेना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आगे सॉल्व करोगे तो इससे तुम्हारे पास dn बाई dt, है ना। सॉल्व करोगे dn बाई dt मतलब रेट ऑफ फोटोन पासिंग अपने पास कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू, आई एम सॉरी, इसको सॉल्व करोगे 6 बाय 2 तो 3 हो गया ना। तो सॉल्व करेंगे तो dn बाई टी मतलब रेट ऑफ फोटोन पासिंग अपने पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर 20 फोटोन्स पर सेकेंड। है तो ध्यान रखना कि चिरकुट टाइप का क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन हमको पक्का सबक मिल गया कि बताओ रेट ऑफ फोटोन किसके अंदर छुपे होते हैं, लाइट की पावर और लाइट की इंटेंसिटी, उसके अंदर रेट ऑफ फोटोन छुपे होते हैं। चलो बच्चों इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, ये एचसी वर्मा की बुक का और लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना। तो इस बार हमको दे रखा है कोई बल्ब है जो कि 100 वोल्ट का बल्ब है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये मानना है कि बल्ब 100 वोल्ट मतलब 100 जूल पर सेकेंड की रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है। और ये बल्ब ऑरेंज कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रहा है जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है ना। और देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाता तब तो हम बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि बल्ब 100 जूल पर सेकेंड की रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है, तो 100 जूल पर सेकेंड की रेट से लाइट एनर्जी निकालेगा। लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि बल्ब की एफिशिएंसी 50% है, और एफिशिएंसी 50% है मतलब बल्ब जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करेगा उसमें से 50% कोई लाइट एनर्जी की फॉर्म में निकालेगा, बाकी सब हीट या किसी और फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। तो बस हमको पूछा है कि बल्ब किस रेट से फोटोन इमिट करेगा, वो देखना है। तो इसको कर सकते हैं ना। फिर स्टार्ट करते हैं, तो वही
हमको दे रखा है कि 100 वोल्ट का बल्ब है, मतलब 100 जूल पर सेकंड की रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है। कुछ भी दिया होता तो इसी रेट से लाइट एनर्जी निकालता, लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि बल्ब की एफिशिएंसी 50% है, तो बल्ब जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है उसकी आधी रेट से ही लाइट एनर्जी निकाल रहा है। तो तुम बताना, तुम बताओ, ये जो बल्ब है वो 100 जूल पर सेकंड की रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है। तो बताओ लाइट एनर्जी किस रेट से निकालेगा? उसके 50% रेट से। मैं तो लिख देता हूं कि रेट ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड, है ना, या रेट ऑफ एनर्जी को पावर बोल सकते हैं ना, लेकिन ये किसकी पावर है? लाइट की पावर है ना। तो बस हम बोल सकते हैं ना सॉरी, तो हम बोल सकते हैं कि इस बल्ब की एफिशिएंसी 50% है, मतलब ये है ना, मतलब 100 जूल पर सेकंड की रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च कर रहा है, तो उसकी 50% कोई लाइट में कन्वर्ट करेगा ना। तो 100 जूल पर सेकंड की रेट से बिजली खर्च कर रहा है, लेकिन लाइट एनर्जी किस रेट से निकालेगा? 50% ऑफ 100 जूल पर सेकंड, मतलब ये 50 जूल पर सेकंड की रेट से लाइट एनर्जी निकालेगा। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि 50 जूल पर सेकंड की रेट से लाइट पावर निकालेगा। तो बस ये बल्ब इस रेट से लाइट एनर्जी निकालेगा, तो ये फोटोन किस रेट से निकालेगा वो देखना है। तुम बताओ, तुम बताओ कि लाइट की जो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है, लाइट की जो पावर है, उसको खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? hc बाय लैम्डा इंटू dn फोटोन बाय dt। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करें तो बताओ dn फोटोन बाय dt क्या हो गया? है ना, जो बल्ब जो लाइट पावर निकल रहा है उसको शॉर्ट फॉर्म में p लिख देता हूँ, तो dn बाई dt कितना आ जाएगा? p लैम्डा ओपन hc, मतलब इस बार ये बल्ब इस रेट से फोटोन इमिट करेगा। बताओ p तो लाइट की पावर, बताओ भले ही 100 जूल पर सेकंड के रेट से इलेक्ट्रिकल पावर खर्च कर रहा हूं, लेकिन लाइट पावर किस रेट से निकल रहा है? 50 जूल पर सेकंड। लैम्डा, तो लैम्डा लाइट का वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, मतलब 10 टू द पावर -9 अपन hc, तो h की वैल्यू तो 6.67, मतलब 20/3 इंटू 10 टू पावर -34, और c लाइट की स्पीड तो 3 इंटू 10 टू पावर 8। इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो इस बार dn फोटोन बाय dt तुम्हारे पास आएगा 1.5 इंटू, है ना, 1.5 इंटू 10 टू पावर 20 फोटोन पर सेकेंड। तो बस ये बल्ब 1.5 इंटू 10 टू पावर 20 फोटोन पर सेकेंड इस रेट से फोटोन इमिट करेगा। चलो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि सीजियम या सोडियम जैसे किसी मेटल की सरफेस है, तो हमको हमको पता है कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन तुमको ये भी पता होना चाहिए कि मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के अंदर अंदर तो बहने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन बेचारे मेटल सरफेस से बाहर आसानी से नहीं निकल पाते हैं, है ना। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी में बताया था कि मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के अंदर अंदर तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन बेचारे मेटल सरफेस से बाहर आसानी से नहीं निकल पाते, क्योंकि मेटल सरफेस से बाहर निकलने में एक दीवार होती है जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में कार्यफलन साई बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना कि सीजे में सोडियम जैसे कोई मेटल है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर अंदर तो मूव कर पाएंगे, लेकिन बेचारे मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि बाहर निकलने में एक दीवार होती है जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, बेचारे उसको इजीली जंप नहीं कर पाते, है ना। लेकिन चलो इस बार है ना, इस बार ऐसा करते हैं कि इस मेटल सरफेस पर हम सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिरा रहे हैं, है ना भाई। तो इस बार ऐसा करते हैं कि मेटल सरफेस पर सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिरा रहे हैं, और हमको पता है कि बताओ मेटल सरफेस पर लाइट गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटॉन्स गिरा रहे हैं, जो हमको पता है कि एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू h होती है ना। तो ये समझते हैं कि मेटल सरफेस पर लाइट गिराने में तो इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं, जहाँ एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू h होती है। अब बताओ ये फोटोन मेटल के किसी न किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पर तो गिरेगा ना। तो चलो मान लेते हैं हाँ, चलो चलो मान लेते हैं कि ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर गिर गया। तुमको पता है कि फोटोन तो क्या होता है? एनर्जी का पैकेट होता है ना। तो होता है फोटोन, है ना, एनर्जी का पैकेट या फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर गिर गया, तो फोटोन के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन को h जितनी एनर्जी मिल जाएगी। कह सकते हैं ना कि फोटोन
इस इलेक्ट्रॉन पर गिर गया तो इस इलेक्ट्रॉन को h जितनी एनर्जी मिल जाएगी। तो बताओ एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये सरफेस से बाहर निकलने का ट्राई करेगा। तो बताओ कि फोटोन के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन को h जितनी एनर्जी मिल गई है ना। अब इस एनर्जी के कारण सरफेस से बाहर निकलने का ट्राई करेगा, और मैंने बताया था कि सरफेस से बाहर निकलने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको वर्क फंक्शन है साई बोलते हैं। तो तब फोटोन के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन को h जितनी एनर्जी मिल जाएगी, उसमें से सरफेस से बाहर निकलने में वर्क फंक्शन मतलब साई जितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो बताओ इलेक्ट्रॉन बची कुची कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, बताओ h माइनस साई इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। अगर ये लकीएस्ट रहा तो देखो कई लोग ये सोचते हैं कि लकीएस्ट का क्या कंसेप्ट है, कई लोग सोचते हैं इसमें लकीएस्ट का क्या कंसेप्ट है, तो ये ध्यान रखना है ना सॉरी, तो ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत लकी रहा ना सॉरी, तो ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत लकी रहा मतलब बाहर निकलने से पहले इसको किसी और की टक्करों का सामना नहीं करना पड़ा, तब तो इलेक्ट्रॉन पूरी पूरी h माइनस साई इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। फिर ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत लकी रहा मतलब बाहर निकलने से पहले इसको किसी के टक्कर का सामना नहीं करना पड़ा, तब तो मैक्सिमम h माइनस साई इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। लेकिन है ना लेकिन तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा बैड लग रहा है मतलब बाहर निकलने से पहले इसको किसी की टक्कर का सामना करना पड़ गया, तो टक्कर के कारण इसकी एनर्जी में लॉस हो जाएगा। तो बताओ अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है h माइनस साई नहीं, उससे कम एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। सोच सकते हैं ना, थोड़ा बैड लग रहा, बीच में टक्करों का सामना करना पड़ गया और टक्करों के कारण एनर्जी में लॉस होगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन h माइनस साई से कम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। ऐसे बताओ, ऐसे बताओ कि इलेक्ट्रॉन और बैड लग रहा है मतलब बाहर निकलने से पहले और जरा टक्करों का सामना करना पड़ गया, तो इसकी एनर्जी में और लॉस हो जाएगा, और एनर्जी में और लॉस हो जाएगा मतलब ये और कम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, है ना। और चलो अब एक्सट्रीम केस देते हैं ना तो अब हम एक्सट्रीम केस देते हैं। चलो अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बैड लक है, मान लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बैड लक है, मतलब बाहर निकलने से पहले इसको बहुत सारी टक्करों का सामना करना पड़ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकले ना, बहुत सारे टक्करों का सामना करना पड़ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकले। और ध्यान रखना इससे भी और जरा बैड लक ये रहेगा कि बताओ अगर इलेक्ट्रॉन को उससे भी ज्यादा टक्करों का सामना करना पड़ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर निकल ही नहीं पाए, है ना। तो बस इससे हम पक्का बोल सकते हैं है ना, सॉरी, है ना। तो इससे हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण निकलने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी h माइनस साई नहीं होती, बताओ, है ना। बताओ h माइनस साई तो लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और कम होगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो। तो बस इससे हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, सॉरी, तो इससे हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि बिल्कुल कंफर्म बोल सकते हैं कि फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी h माइनस साई मतलब सेम नहीं होती है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। तो बताओ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, h माइनस साई, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो, मतलब जो भी फोटोन निकल सॉरी जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी h माइनस साई से लेकर के जीरो के बीच रैंडमली कितनी भी हो सकती है ना। ये ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी h माइनस साई से लेकर के जीरो के बीच रैंडमली कितनी भी हो सकती है। और अच्छे से है ना, अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी ध्यान रखना कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, प्योरली किस्मत या चांस पे डिपेंड करेगा। किस्मत बहुत अच्छी रही तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी h माइनस साई, किस्मत थोड़ी सी खराब रही तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और बहुत खराब रही तो काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो हो सकती है ना। और ध्यान रखना कि अगर किस्मत और ज्यादा खराब रही
तो ऐसा भी हो सकता है कि सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन गिरने के बाद भी ये बेचारा बाहर निकल नहीं पाए, ये भी हो सकता है ना। और तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की अच्छे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की किस्मत इतनी खराब होती है कि लगभग 1 लाख सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन गिरते हैं, तब कहीं जाकर के एक किस्मत वाला इलेक्ट्रॉन निकल पाता है। बाकी तो बेचारे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन गिरने के बावजूद भी बेचारे बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो टक्करों के कारण अंदर ही रुक करके रह जाते हैं। देखो बच्चों, अभी तो मैंने पूरा डिटेल में बताया, लेकिन आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें उसमें इतना डिटेल देखने का टाइम नहीं है। तो आगे तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू माइनस आई। और ये जो इक्वेशन है उसको आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बोलते हैं। और तुम मान के चलना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में बस मेन कंसेप्ट यही लगता है ना। बस आगे तुम, है ना, आगे तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच माइनस साई होती है। बाकी कुछ बदकिस्मत इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से कम होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और कम होती है। और बताओ, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो होगी। मतलब हम, है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि फोटो ये तो बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी एच माइनस साई से लेकर से, सॉरी, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी एच माइनस साई से लेकर के जीरो के बीच रैंडमली कितनी भी हो सकती है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो प्योरली किस्मत या चांस पे डिपेंड करेगा। है ना, तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस बार, है ना, तुम बताओ कि इस बार किस्मत वाली बात आ गई, मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में रैंडमनेस आ गई। और तुम मान के चलना कि पूरी फिजिक्स में कभी भी रैंडमनेस आए, किस्मत वाली चीज आ जाए, तो ऐसे केस में हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाते हैं। मतलब हम देखते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी वाले कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो देखते हैं ना। तो चलो, एक्स एक्सिस पर तो, है ना, एक्स एक्सिस पर तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, और वाई एक्सिस पर उतनी काइनेटिक एनर्जी वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो देखते हैं। तो इतना तो हमको पता है ना, सॉरी, इतना तो हमको पता है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, है ना, ये तो हमको पता है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो एच माइनस साई होगी, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो ना। तो इस बार इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तुम बताओ, ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट दिख रही है, और 10 बार बताया था कि कभी कॉम्प्लिकेट ग्राफ हो तो प्लॉट करने का वही सदियों पुराना तरीका कि पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे, लास्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे, और उसके बेसिस पर ग्राफ को एस्टिमेट करेंगे। चलो, पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, है ना। पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, है ना। तो चलो तुम फीलिंग से बताओ, है ना, सॉरी, ये चलो तुम फीलिंग से बताओ, है ना। तो सोच, या तुम फीलिंग से ही बोल सकते हो, एक बताओ, ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है या जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, है ना। तो बिल्कुल फीलिंग से, है ना, बिल्कुल फीलिंग से ही बोल सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है या जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे, मतलब इनके भी नंबर टेंड्स टू जीरो होंगे। तो यहाँ भी ग्राफ ऑलमोस्ट जीरो को टच करेगा। और चलो, अब हम लास्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो, इसको देखते हैं ना। तो ये भी हम, है ना, तो ये भी हम, है ना, ये भी हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही खराब है, मतलब जिनकी काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे, मतलब इनके भी नंबर टेंड्स टू जीरो होंगे, ग्राफ ऑलमोस्ट जीरो को टच करेगा, है ना। तो देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, ध्यान रखना, है ना, ध्यान ध्यान रखना कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे जो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, बताया था ना। तो ध्यान रखना कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल नहीं पाएंगे वो तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे वो बहुत ही कम होंगे। है, तो बस तुम आराम से बताओ कि बहुत अच्छी किस्मत वाले भी इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे,
बहुत खराब किस्मत वाले भी इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। बस बताओ, यहाँ भी फंक्शन 0, यहाँ भी फंक्शन 0 और बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं, है ना, यहाँ भी 0, यहाँ भी फंक्शन 0 और बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं सा मैक्सिमम आएगा। तो बस निकलने वाले, है ना, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इस टाइप का आएगा। ये देख सकते हैं। तो थ्योरेटिकली देखा, बाकी प्रैक्टिकली बनाते हैं तब भी ऐसा ही होगा। और ये तो मान के चलना, है ना, ये तो मान के चलना पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, है ना, कहीं भी अगर रैंडमनेस आ जाए तो उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा इस टाइप का ही होगा। और उसका मूल कंसेप्ट ये है कि, है ना, मूल कंसेप्ट है कि बहुत अच्छी किस्मत वाले ही लोग बहुत कम होते हैं, बहुत खराब किस्मत वाले ही लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत ठीक ठाक हो, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन भी ऐसे होंगे जिनकी किस्मत ठीक ठाक हो। देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट तो देख लिए, लेकिन अब कई लोगों को थोड़ा सा वर्क फंक्शन अजीब लगता है, तो एक बार इस वर्क फंक्शन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं ना। तो तुम अच्छे से ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि जो वर्क फंक्शन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने जो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी होगी ना, तो जो वर्क फंक्शन है वो इस आयोनाइजेशन एनर्जी का ही बड़ा भाई है ना। तो ध्यान रखना कि वर्क फंक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। बस एक ही डिफरेंस है ना, बस एक ही डिफरेंस है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने जितने भी केस लिए थे उसमें तुम मानते थे कि एटम बिल्कुल आइसोलेटेड है। और ध्यान रखना कि एटम बिल्कुल आइसोलेटेड हो, तब तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन अगर वही एटम, है ना, वही एटम आइसोलेटेड नहीं हो बल्कि क्रिस्टल में बंधा हुआ हो, है ना, वही एटम आइसोलेटेड नहीं हो, क्रिस्टल में बंधा हुआ हो, तो फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो तुम खुद बताओ कि प्रैक्टिकली मेटल का कोई एटम आइसोलेटेड नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकली तो मेटल के एटम क्रिस्टल में बंधे होते हैं ना। मान लेते हैं कि कोई मेटल का टुकड़ा है, मतलब कोई क्रिस्टल है, तो हमको पता है कि प्रैक्टिकली तो जो भी मेटल के एटम होते हैं वो क्रिस्टल में बंधे होते हैं। तो बताओ, तब फिर एक एटम का दूसरे पर इफेक्ट भी पड़ेगा, या तुम्हारे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो इन सारे एटम के वेव फंक्शन आपस में ओवरलैप होंगे ना। तो ये ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि अगर ये एटम क्रिस्टल में बंधा हो तो फिर आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, बल्कि एक एटम का दूसरे पे इफेक्ट भी पड़ेगा। और उस केस में ना, एटम क्रिस्टल में बंधा हो तो उस केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं, है ना। तुम अच्छे ध्यान रखना, अच्छे ध्यान रखना, वर्क फंक्शन और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों भाई बहन ही है ना, बस एक ही डिफरेंस है कि आइसोलेटेड एटम हो तब तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी, और वही एटम क्रिस्टल में बंधा हो तो फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, है ना। दोनों लगभग एक जैसी चीज है ना। ध्यान रखना कि यूजुअली जो ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है, यूजुअली वही ऑर्डर वर्क फंक्शन का भी होता है ना। जो एक बताओ, जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें तुमने पढ़ा होगा कि सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, सोडियम की ज्यादा होती है और लिथियम की सबसे ज्यादा होती है। तो वर्क फंक्शन का भी ऑर्डर वही होगा कि सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम, उसके बाद सोडियम और लिथियम का सबसे ज्यादा। इसीलिए बिल्कुल सही शब्द बोला था कि जो वर्क फंक्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी का ही भाई है। आइसोलेट एटम हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी शब्द का यूज करते हैं, और उसी की जगह मेटल का टुकड़ा क्रिस्टल हो तो वर्क फंक्शन ये शब्द यूज करते हैं। हाँ बच्चों, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब देखो, अब सबसे लास्ट में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे सबसे लास्ट में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल देखते हैं ना, तो ध्यान रखना, है ना। तो ध्यान रखना कि फोटो, तो ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये रूल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक ही फोटोन मिलता है ना। ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल होता है कि, रूल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक ही फोटोन मिलता है। तो तुम बताओ कि बताओ अगर उस फोटोन की, है ना, उस फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम हो तब तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम 10 दिन तक भी लाइट गिराते रहो, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन मिलता है। तो अगर
उस एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम हो तब तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन लेकिन है ना लेकिन उस फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, गारंटी नहीं निकलेगा, अगर किस्मत रही तो निकल सकता है ना। तो ये ध्यान रखना, और अच्छे ध्यान रखना कि ये रूल ऐसा नहीं कोई भगवान ने बनाया है ना, लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा है, लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया और उसके बेसिस पर ये रूल बनाया ना। तो लोगों ने ऐसा किया है ना, लोगों ने ऐसा किया कि कोई मेटल की सरफेस ली और पहले उस पर इंफ्रारेड जैसा वीक प्रकाश गिराया, है ना, मेटल की सरफेस पर इंफ्रारेड जैसी वीक लाइट गिराई। उन्होंने देखा कि इंफ्रारेड जैसी कम एनर्जी वाली लाइट गिराते हैं तो 10 दिन तक भी तुम लाइट गिराते रहो, एक भी फोटोन नहीं निकलता है। बस इसके बेसिस पे उसने कंक्लूजन निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक ही फोटोन मिलता है। तुम बताओ कि तुम बताओ कि होता एक इलेक्ट्रॉन को अगर बहुत सारे फोटोन मिल जाए तो इतनी सारी एनर्जी लेकर के तो हर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली इंफ्रारेड जैसा वीक वीक लाइट गिराए तब तो 10 दिन तक लाइट गिराते रहो, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, लेकिन विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट जैसा हाई एनर्जी वाला फोटोन गिरा है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। बस इसी के बेसिस पर लोगों ने रूल बनाया ना। तो ध्यान रखना कि आगे पूरी हिस्ट्री नहीं, है ना, ध्यान रखना कि आगे है ना, आगे पूरी हिस्ट्री नहीं, आगे हमको इसको रूल की फॉर्म में ध्यान रखना है ना। तो आगे अच्छे से आगे अच्छे ध्यान रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटोन मिलता है। तो बस अगर उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है ना, किस्मत रही तो निकल सकता है, बाकी नहीं भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ये ध्यान रखना। एक और चीज यार, है ना, एक और चीज तुम खुद सोच सकते हो, बताओ जैसे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर गिरा, है ना, फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे गिरा और बेचारा बदकिस्मत है, बहुत सारी टक्करों का सामना करना पड़ा तो बेचारा बाहर निकलने में असफल रहा। तो ध्यान रखना कि एक बार इलेक्ट्रॉन असफल रहा उसके बाद इस पर दूसरा फोटोन गिर सकता है, लेकिन एक ही अटेम्प्ट में दो दो तीन तीन फोटोन गिरे वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने लिख भी दिया है यहाँ, लिख भी दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को केवल एक ही फोटोन मिलता है, अगर उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं, 10 दिन तक लाइट गिराते रहो तब भी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर उस एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। फिर बच्चों सारे कंसेप्ट बताया हुए, इसकी थ्योरी को मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख रखा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख रखी है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। और इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल लिखा है, इसको भी वीडियो पॉज करके तुम नोट कर लेना। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रूल है उसको हिंदी में भी लिख रखा है, तो हिंदी मीडियम के बच्चों को पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, बस ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम जो है उसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बहुत ऑर्डिनरी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्किल पता चले, है ना, ध्यान से देखना। तो चलो इस बार भी है ना, इस बार ही मान लेते हैं कि सीजियम जैसा कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है या मेटल की कोई सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट दे रखा है। अब देखो, अब इस पर हम वॉयलेट कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिराते हैं जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, तो सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देखना है, उसके बेसिस पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाना है। और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की कौन कौन सी वैल्यूज इनमें पॉसिबल है वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं ना। तो हमको दे रखा है एक मेटल की सरफेस जिसका वर्क फंक्शन 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है ना। अब इस पर वॉयलेट कलर की मोनोक्रोमेटिक है ना, इस पर वॉयलेट कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं, और हमको अच्छे पता है कि बताओ मेटल सरफेस पर लाइट गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं, है ना वही, कि मेटल सरफेस पर लाइट गिरा रहे हैं तो इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं। तो बस सबसे पहला काम करेंगे कि इस लाइट के एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, है ना। ये तो मान के चलना
कि पूरी मॉडर्न फिजिक्स में कभी भी लाइट का वेवलेंथ दे रखा हो तो ध्यान रखना कि वेवलेंथ तो बच्चों को डराने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि वेवलेंथ दे रखा है तो उससे लाइट के एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे तो हमको पता है कि लाइट के एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच होती है या वेवलेंथ की फॉर्म में hc बाय लैम्डा। तो हमको पता है कि hc की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन लैम्डा 400 नैनोमीटर। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो हम समझते हैं है ना तो हम समझते हैं कि इस हम समझते हैं कि इस मेटल सरफेस पर लाइट गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं। जो हमको पता चल गया कि यहाँ लाइट की एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो लाइट में तो फोटोन गिरा है जहाँ एक फोटोन की एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगी। बस आराम से है ना बस आराम से बताओ कि इस बार भी सफिशिएंट एनर्जी की फोटोन गिरा है। तुम खुद बताओ कि बताओ फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है ना मतलब मतलब इस बार भी सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन गिरा रहे हैं। तो हमको पता है कि सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बस सबसे पहले हमको निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखनी है। तो स्मार्ट पर्सन तो डायरेक्ट बोल सकता है कि 3.1 एनर्जी का फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन को 3.1 जितनी एनर्जी मिलेगी। उसमें से सरफेस से बाहर निकलने में 1.1 जितनी खर्च हो जाएगी। तो अगर किस्मत अच्छी रही मतलब कोई टक्कर का सामना नहीं करना पड़ा तो ये बची कुची 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। या छोटे बच्चों का ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना कि सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन गिरा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और है ना और आइंस्टीन की है ना आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी h माइनस आई। तो बताओ h तो गिराई जाने वाले फोटोन की एनर्जी वो तो 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट माइनस साइज मेटल का वर्क फंक्शन 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इसको सॉल्व करोगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है ना। लेकिन ये भी बताया था है ना लेकिन मैंने ये भी बताया था कि बताओ ये है ना ये जो H माइनस साइन निकाली हो तो लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बाकी कुछ इलेक्ट्रॉन बैड लक होंगे जिनको टक्कर का सामना करना पड़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से कम होगी कुछ की और कम होगी। और ऐसे ऐसे करके निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू 0 होगी। तो पक्का बोल सकते हैं मैंने पहले ही बताया था पक्का बोल सकते हैं कि इस बार इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 और मिनिमम 0। मतलब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 0 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच रैंडमली कितनी भी हो सकती है। एग्जैक्टली कितनी होगी वो बिल्कुल किस्मत पे डिपेंड करेगा है ना। बस अब सेकेंड पार्ट पे हमको यही पूछा है ना सेकेंड पार्ट में ये पूछा है कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है वो देखना है। तो अभी बताया था इस बार जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच रैंडमली कितनी भी हो सकती है। तो 0 से 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच जो जो ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। तो 0.3 1.7 और 2 ये जो एनर्जीज है वो 0 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच यदि पॉसिबल है लेकिन 2.3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इस रेंज के भी बियॉन्ड है तो ये पॉसिबल नहीं होगा है ना। बस आगे हमको इसका है ना आगे हमको इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाना है मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी वाले कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो देखना है। तो इजीली कर सकते हैं। तुम बताओ इस बार भी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू 0 और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बीच में ग्राफ कैसा होगा हमको पता है ना। तो हमको पता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही खराब है मतलब जिनकी काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू 0 है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे मतलब इनके भी नंबर टेंड्स टू 0। तो मैंने बताया था ना मैंने बताया था कि सॉरी मैंने बताया था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे उनके नंबर तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे वो बहुत कम होंगे। ऐसे लास्ट पॉइंट तो पता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे मतलब नंबर टेंड्स टू 0 होंगे तो यहाँ भी ग्राफ ऑलमोस्ट 0 को टच करेगा।
तो इधर भी फंक्शन 0, इधर भी फंक्शन 0 और बीच में ग्राफ कंटीन्यूअस है, तो बीच में कहीं कहीं मैक्सिमम आएगा, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इस टाइप का कुछ आएगा।